मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में आपको अध्याय 4 जलवायु के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। ये सामाजिक विज्ञान का आपका भूगोल का चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है। और जलवायु, इससे पहले आपको अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करवाए थे, और आने वाले वीडियो में इसी का अगला पार्ट भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि जलवायु क्या है। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में, मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। तो ये जलवायु की परिभाषा हुई। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मौसम और जलवायु के तत्व। तो मौसम और जलवायु के तत्व: तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। तो ये तत्व हैं। तो मौसम जलवायु के तत्व हो गए तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्थाएं प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, कुछ महीने पर वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, और आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र और शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को जो वर्ष है, एक वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है? तो हम देखते हैं कि वर्षा किस हवाओं से होती है। तो भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है। अब मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति, ये अरबी शब्द है मानसून शब्द, और मौसिक के हिंदी शब्द का रूपांतरण है। तो जो मौसिक शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि जलवायु किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको बता दी है। उसके बाद में हमने मौसम और जलवायु के तत्व बताए हैं, इसे भी आपको नोट करना है। फिर लिखना है मानसून शब्द की उत्पत्ति। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिक शब्द से हुई है, जिसका जो अरबी शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। और मानसून का अर्थ लिखना है। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में एवं ऋतु में के अनुसार परिवर्तन ही मौसम कहलाता है, या मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। और तो सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तापमान वर्षण को देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम जिसमें किसी प्रकार की विभिन्नता है, मौसम कहलाता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान, हम देखते हैं कि गर्मियों में राजस्थान में 50 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी के समय तापमान जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान 45 अंश सेंटीग्रेड रहता है, जबकि तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, यह 22 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ये तापमान में अलग अलग पूरे देश में अलग अलग जगह पर परिवर्तन रहता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण और समुद्र से दूरी के वजह से। फिर देखते हैं कुछ क्षेत्रों में रात दिन के तापमान में भी अंतर होता है। तो जैसे कि थार के मरुस्थल में दिन में 50 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है, जबकि रात में नीचे गिर करके यह 15 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रात और दिन का तापमान एक जैसा ही होता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण मतलब कि वर्षा। तो वर्षा का क्या है? वार्षिक वर्षण
में विभिन्नता पाई जाती है। तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतम भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु का तट है उसमें वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो तमिलनाडु के तट में जो अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है उसे लौटते मानसून की वर्षा कहा जाता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर हो रहते हैं। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विभिन्नता लाती है, जो अपने भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वर्षा के अनुसार लोगों का या मौसम के अनुसार लोगों के घर बनते हैं और भोजन और वस्त्र भी, उनका पहनावा भी होता है। कि मान लो कि शीत ऋतु है तो गर्म वस्त्र पहनेंगे, ग्रीष्म ऋतु है या जिस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में ठंडी रहती है तो वह हमेशा गर्म वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं और घर भी उसी तरीके के बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है, तो इसी कारण होता है कि वहाँ पर दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंडा होता है। तराइन क्षेत्र तथा गोवा और मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? अब हम देखते हैं जलवायु पर नियंत्रण। तो जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के 6 कारक होते हैं। ये आपको नोट भी करना है, जलवायु नियंत्रण के कारक। तो अक्षांश, ऊंचाई जिसको तुंगता बोलते हैं, वायुदाब, पवन तंत्र और समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच के लक्षण। तो पृथ्वी के गोलाई के कारण उसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत ध्रुव से विषुवत के ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वह वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घटते जाता है। मान लो कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो तापमान कैसा होगा? कम होगा पृथ्वी की सतह से। इसीलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो ठंडा होता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे समुद्र है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था या गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा भी कहा जाता है। इसे महासागरीय धाराएं, समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के द्वारा तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जलवायु बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर तब तक गर्म और ठंडी हो जाती है। विश्व के अधिकतम मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है? इसीलिए स्थित है। तो ये आपका अक्षांश और ऊंचाई वाला पॉइंट हुआ। अब हम देखते हैं उच्चावच। उच्चावच मतलब कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को प्रभाव को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी गर्म वायु को अवरोधी बंद करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो वे इस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन जाते हैं। पवनों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की ये हमने इनके कारक देखा। अब प्रमुख कारक देखिए। अक्षांश, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में अक्षांश तो नंबर 1 पॉइंट है ये। कर्क व्रत देश के मध्य भाग और पश्चिम कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरता है। तो हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और देश को लगभग आधे भागों में बांटती है।
तो दक्षिण में स्थित यह दक्षिण में स्थित जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो भारत का नक्शा है उसमें नीचे वाला भाग उष्णकटिबंधीय और ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है, कर्क रेखा के ऊपर का और नीचे का। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक हुआ, इसको नोट करना है। फिर आता है दूसरा कारक ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। और भारत की तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। अब हम देखते हैं वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं। तो तीसरा पॉइंट है वायु दाब और पवनें। तो वायु दाब और पवनों की 3 पॉइंट दिए हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब आप देखिए कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। तो कैसा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। और ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टिका से उत्पन्न होते हैं और ये दक्षिण की ओर बहते हैं और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय स्थानों पर उत्पन्न होते हैं और बहते हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए क्यों, हम जानते हैं। तो ये कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपको फेरेल का नियम या कोरियालिस बल दोनों के बारे में लिखना है। फिर हम देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है और वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। अब हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम धाराएं तो 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धाराएं कहा जाता है। इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धाराएं कहा जाता है। भारत में ये धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ पाए जाते हैं। हम